10वीं के एग्जाम्स में हिंदी व्याकरण को लेकर अगर थोड़ी भी टेंशन है तो चलिए आज इसे मिलकर एकदम आसान और स्कोरिंग बनाते हैं। हाँ, माना कि हिंदी व्याकरण कभी-कभी एक बड़े महाचक्रव्यूह जैसा लग सकता है ना? पर घबराइए नहीं, आज हम इसके 4 सबसे जरूरी दरवाजे खोलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस चक्रव्यूह में उतरते हैं। और चिंता की कोई बात नहीं, मैंने इससे बाहर निकलने का एक सीधा साधा नक्शा तैयार कर लिया है। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को समझेंगे और देखेंगे कि इन्हें आसानी से कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाक्य भेद की। देखिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी बुनियाद यानी वाक्यों की बनावट को समझना तो बहुत ही जरूरी है। तो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य में फर्क क्या है? अरे बहुत आसान है। सरल वाक्य में होती है एक मुख्य क्रिया, जैसे मोहन हंसता है, बस बात खत्म। लेकिन संयुक्त या मिश्र वाक्यों में एक से ज्यादा बातें या क्रियाएं जुड़ी होती हैं। और अब आता है असली वाला हैक। ये वो जादुई शब्द हैं, वो कीवर्ड्स जिन्हें देखते ही आप चुटकियों में पहचान लेंगे कि वाक्य संयुक्त है या मिश्र। संयुक्त के लिए और, या, इसलिए, और मिश्र के लिए की, जो, जब। बस इन्हें याद कर लीजिए। चलिए इसको एक्शन में देखते हैं। वाक्य है राम बाजार गया और संतरे लाया। यहाँ बीच में क्या दिखा? और। तो बस हो गया ना ये संयुक्त वाक्य। देखिए कितना आसान था। तो पिछले हिस्से की सबसे बड़ी सीख थी कीवर्ड्स पर ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वाच्य को, यानी क्रिया का हीरो कौन है, कर्ता, कर्म या फिर भाव। देखिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कर्तृवाच्य में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हीरो होता है कर्ता यानी काम करने वाला। कर्मवाच्य में फोकस कर्म पर होता है और इसकी पहचान है द्वारा शब्द। और भाववाच्य में न कर्ता न कर्म बल्कि भाव या एक्शन ही मेन होता है। इसमें अक्सर से का इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है राम ने पत्र लिखा। ये है कर्तृवाच्य। यहाँ सारा फोकस राम पर है। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही हम कहते हैं राम द्वारा पत्र लिखा गया, हीरो बदल गया। अब फोकस राम से हटकर पत्र पर आ गया और बस यही द्वारा शब्द इसे कर्मवाच्य बना देता है। तो अब हम वाक्यों की बनावट और क्रिया के फोकस को समझ चुके हैं। अब वक्त है भाषा को थोड़ा सजाने संवारने का। जी हाँ, अब हम बात करेंगे अलंकार की, जो किसी भी काव्य की खूबसूरती होते हैं। सबसे पहला और सबसे मजेदार अलंकार है मानवीकरण। इसमें हम बेजान चीजों को भी इंसानों की तरह पेश करते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अरे वाह, बादल भी सज धज कर आते हैं। यही तो है मानवीकरण। इसके बाद आता है अतिशयोक्ति। भाई, इसका तो मतलब ही है बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहना। इतना बढ़ा चढ़ाकर कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। जैसे पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब आंसुओं से पैर धो दिए। ये तो हद ही हो गई है ना। यही अतिशयोक्ति है। अब है उत्प्रेक्षा। इसमें भी तुलना होती है, लेकिन कल्पना के साथ। और इसका भी एक हैक है। जहां भी आपको मानो, मनो, जानो जैसे शब्द दिखें, समझ जाइए कि ये उत्प्रेक्षा है। जैसे मुख मानो चंद्रमा हो, मतलब चेहरा इतना सुंदर है कि मानो चांद ही हो। और आखिर में है श्लेष अलंकार। यहाँ एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं और दोनों ही सही बैठते हैं। बहुत मशहूर उदाहरण है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पानी का एक मतलब तो जल है, लेकिन दूसरा मतलब है इज्जत या सम्मान। तो हमने वाक्य बनाना सीखा, उसे सजाना सीखा। अब चलिए जूम इन करते हैं और वाक्य के हर एक शब्द का कह सकते हैं कि डीएनए टेस्ट करते हैं। जी हाँ, अब हम समझेंगे पद परिचय। तो ये पद परिचय आखिर है क्या? सोचिए, ये किसी शब्द का पूरा बायोडेटा है। वो शब्द संज्ञा है या सर्वनाम, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, और वाक्य में दूसरे शब्दों से उसका क्या रिश्ता है, ये सब कुछ बताना ही पद परिचय है। जैसे इस उदाहरण को देखिए। वाक्य है शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। इसमें अगर हम शीला जी का पद परिचय करें तो हमें बताना होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है
और इस वाक्य में कर्ता यानी काम करने वाली हैं। वाह, तो हमने चारों बड़े चक्रव्यूह भेद लिए हैं, वाक्य भेद, वाच्य, अलंकार और पद परिचय। अब इन सबको एक साथ एक फाइनल रिवीजन टूलकिट में समेट लेते हैं। और ये रही वो अल्टीमेट हैक शीट। ये एक स्लाइड आपके पूरे व्याकरण रिवीजन के बराबर है। वाक्य भेद के लिए जोड़ने वाले शब्द, वाच्य के लिए द्वारा और से, अलंकार के लिए मानो जैसे कीवर्ड्स और पद परिचय के लिए शब्द का पूरा प्रोफाइल। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से पहले बहुत काम आएगा। तो अंत में बस एक सवाल, व्याकरण सिर्फ कुछ नियम नहीं है ना? ये तो वो ढांचा है, वो आर्किटेक्चर है जिस पर हमारे विचार खड़े होते हैं। तो सोचिए, जब हम इस ढांचे को बेहतर समझने लगते हैं तो क्या इससे हमारे पढ़ने और लिखने